नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं उपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। तो हम शुरू करते हैं अपने 25 नवंबर के सवाल से। देखते हैं, सवाल था कि भारत एवं कनाडा ने 24 नवंबर 2025 को किस प्रकार के समझौते को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति की है। तो चार विकल्प है: रक्षा सहयोग समझौता, मुक्त व्यापार समझौता जो कि शॉर्ट में एफटीए, तीसरा है जलवायु परिवर्तन समझौता, या डिजिटलीकरण एवं साइबर सुरक्षा समझौता। तो भारत एवं कनाडा ने जो कि 24 नवंबर 2025 को मुक्त व्यापार समझौते को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति की। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसकी बात करें कि इसके उद्देश्य की, तो ये दोनों देशों के बीच जो कि व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। एफटीए इससे क्या कि कई उत्पादों पर टैक्स मतलब ड्यूटी कम या खत्म हो सकती है और इससे कृषि, आईटी, ऑटोमोबाइल और शिक्षा क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। यह समझौता जो कि भारत की इंडो पैसिफिक व्यापार रणनीति को मजबूत करेगा, जिससे दोनों देशों को इससे आर्थिक वृद्धि और रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये हो गया आपका लास्ट मिनट सवाल। शुरू करते हैं आज के सवाल से। सवाल है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। चार विकल्प है इसमें: 20 नवंबर को, 25 नवंबर को, 10 दिसंबर को या 8 मार्च को। तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। इसमें क्या है कि महिलाओं पर जो होने वाली हिंसा को रोकने के लिए यह दिवस जो कि दुनिया भर में मनाया जाता है हर वर्ष 25 नवंबर को, और ये महिलाओं के खिलाफ जो कि हिंसा उन्मूलन अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि महिलाओं पर होने वाली जो कि हिंसा को मिटाना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इसे मान्यता दी है संयुक्त राष्ट्र ने। कब दी है? तो ये 1999 में, और यह दिन जो कि 1960 में मीराबर बहनों की हत्या की याद में चुना गया है। इस दिन ऑरेंज द वर्ल्ड अभियान चलाया जाता है जो उम्मीद और सुरक्षा का प्रतीक है। इसके मुख्य संदेश है कि महिला सुरक्षा ही समाज की प्रगति का आधार है। ये हो गया आपका पहला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। इसी में पहले कुछ समझ लेते हैं। जैसे भारत में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े जो कि प्रमुख कानून है कुछ, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, धारा दूसरा है धारा 49/498 दहेज उत्पीड़न, तीसरा है पीओसीएसओ अधिनियम, चौथा है कार्यस्थल पर जो कि यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून जो कि 2013 में, और चौथा पांचवा है कि निंदा ऑनलाइन हिंसा के खिलाफ आईटी एक्ट। ये सभी सुरक्षा से जुड़े कुछ प्रमुख कानून है। अगला सवाल है कि हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन होने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को किस उपनाम से जाना जाता था। चार विकल्प है: एंग्री यंग मैन के नाम से, ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से, ट्रेजेडी किंग या जयंती कुमार के नाम से। तो दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को ये ही मैन ऑफ बॉलीवुड के उपनाम से जाना जाता था। दूसरा विकल्प से हो जाएगा, ये धर्मेंद्र जो कि उनकी दमदार और एक्शन से भरपूर इमेज के कारण ही उन्हें ही मैन कहा जाता था, और अपने लंबे फिल्में जो कि करियर के दौरान धर्मेंद्र को अनेक प्रतिष्ठित सम्मान मिले, जिनमें से दो प्रमुख है। जैसे पद्म भूषण 2012 में मिले जो कि भारत सरकार का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और दूसरा है फिल्म फेयर पुरस्कार जो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित कई नामांकन और सम्मान के लिए। अगला सवाल है कि इथियोपिया के 12,000 साल बाद जो कि फटे ज्वालामुखी के कारण सबसे अधिक किस क्षेत्र की उड़ान सेवा प्रभावित हुई है। चार विकल्प है इसमें: भारत में, एशिया जो कि मध्य एशिया, अफ्रीका और अरब क्षेत्र या यूरोप। तो इथियोपिया के जो कि 12,000 साल बाद फटे ज्वालामुखी, अफ्रीका और अरब क्षेत्र, इनमें सबसे अधिक उड़ानों की जो कि
सेवाएं हैं ये प्रभावित हुई हैं। इथियोपिया जो यमन, ओमान और आसपास के जो कि अफ्रीका, अरब देशों की उड़ानों को सबसे अधिक रिरूट किया गया है। इस ज्वालामुखी का नाम है हेलीगुबी। हेलीगुबी ज्वालामुखी इथियोपिया की जो कि रिफ्ट वैली में स्थित है, जो एटा एले पर्वतमाला का हिस्सा है और अपनी उच्च भूमि भौतिकीय गतिविधि के लिए जाना जाता है। यह अफार क्षेत्र का जो कि बहुत पुराना ज्वालामुखी है, जो हजारों साल शांत रहने के बाद ही सक्रिय हुआ है और राख जो कि बादल में लगभग 14 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचा है इसमें। और इससे यह घटना बताती है कि भूगर्भीय गतिविधियां जो कि बिल्कुल शांत रहने के बाद भी अचानक भड़क सकती है। अगला सवाल देखते हैं। उपराष्ट्रपति की समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? 4 विकल्प है। नई जनजातीय भाषा बनाना, सरकार द्वारा चल रही जनजातीय कल्याण योजनाओं की प्रगति जानना, नए जिले बनाना या जनगणना डेटा बदलना। तो इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, सरकार द्वारा चल रही जनजातीय कल्याण योजनाओं की प्रगति जानना। ये EMRS मतलब एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना के तहत जो कि सरकार जनजातीय छात्रों के लिए मुफ्त आवासीय स्कूल चलाती है। और उपराष्ट्रपति ने जो कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं की समीक्षा की इन्होंने, और इसके उद्देश्य यदि देखें तो ये आदिवासी लोगों के लिए चल रही योजनाएं जो कि ठीक से काम कर रही हैं या नहीं ये देखने के लिए। इसका मुख्य फोकस है जो कि शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार। EMRS स्कूल मतलब यही योजना के तहत जो कि मुफ्त आवासीय स्कूल चलाते हैं और वन धन केंद्र। इसमें कुछ सुझाव है जैसे कि आदिवासी युवाओं को तकनीक, पढ़ाई और रोजगार से जोड़ना। और इसके लक्ष्य की बात करें तो ये सरकारी योजनाएं सही लाभार्थियों तक पहुंचे और कमियां इनसे तुरंत सुधारी जाए, ये इसका लक्ष्य है। कुछ संदेश है जैसे आदिवासी समाज का विकास देश की प्राथमिकता है, ये इसके संदेश है। अगला सवाल देखते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के किस क्रमांक के मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में शपथ ली? 4 विकल्प है इसमें, 91, 92, 93 या 54। तो जस्टिस सूर्यकांत ये भारत के 53वें क्रमांक के मुख्य न्यायाधीश जो कि CJI के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। ये जस्टिस सूर्यकांत जो कि भारत के 53वें CJI बने हैं, इन्हें शपथ कौन दिलवाया है? तो ये राष्ट्रपति ने दिलवाया है। इससे पहले वो क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश थे ये। इनका संबंध जो कि हरियाणा राज्य से है। इनकी नियुक्ति किस संविधान के अनुच्छेद के तहत हुई? तो ये अनुच्छेद 124(2) के अनुसार होती है। अगला सवाल देखते हैं कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा द्वारा शुरू की गई नई साझेदारी जो कि ACITI का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखते हैं, 4 विकल्प है इसमें। पहला है कि पर्यावरण संरक्षण, दूसरा है आतंकवाद विरोधी सहयोग, या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार में सहयोग, चौथा है कृषि व्यापार बढ़ाना। तो ये भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा द्वारा जो कि शुरू की गई नई साझेदारी ACITI का मुख्य उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तकनीक और नवाचार में सहयोग, सुरक्षा को मजबूत करना। बात करें ACITI की तो ये एक नई त्रिपक्षीय साझेदारी है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और ये कनाडा के बीच में है। इसका लक्ष्य है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो कि तकनीकी, इनोवेशन, साइबर सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना। ACITI की फुल फॉर्म देखें तो इसमें कुछ देश हैं जैसे कि A से ऑस्ट्रेलिया, C से कनाडा, I से इंडिया, T से टेक्नोलॉजी और I से इनोवेशन, ये इसका फुल फॉर्म था। इसमें मुख्य फोकस की बात करें तो ये ऐप जो कि 5G और 6G तकनीक, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और डिजिटल व्यापार जैसे रणनीतिक मुद्दों पर तकनीकी पर है ये। और यह साझेदारी जो कि 3 देशों के बीच में है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तकनीकी सहयोग में इसमें बढ़ाने में मदद करेगी ये। और ACITI का मुख्य उद्देश्य जो कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को फिर से सुरक्षित, स्थिर और तकनीकी रूप से मजबूत करना।
अगला सवाल जो कि जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर ब्लॉक की यह पहली नीलामी किस सिस्टम के तहत होगी? तो 4 विकल्प है इसमें। ऑफलाइन बोली प्रणाली, डिजिटल ई नीलामी प्रणाली, विदेश निवेश प्रणाली या संयुक्त राष्ट्र खनन प्रणाली। तो ये अभी हाल ही में जो कि जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर ब्लॉक की पहली जो कि की गई, तो ये डिजिटल ई नीलामी प्रणाली दूसरा सही हो जाएगा। इस सिस्टम के तहत होगी। सरकार जो कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई नीलामी के माध्यम से ब्लॉक बेच रही है। और इसका स्थान बात करें कि स्थान कहाँ है ये, तो कन्वेंशन सेंटर जो कि कैनाल रोड, ये जम्मू कश्मीर में। इसके आयोजक है भारत सरकार और खनन मंत्रालय। चूना पत्थर का मुख्य उपयोग जो कि सीमेंट निर्माण में होता है और नीलामी से जो कि सरकार को इससे अच्छा राजस्व, उद्योग, कच्चा माल और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा इससे। और इसमें जम्मू कश्मीर में जो कि खनिज क्षेत्र में निवेश बढ़ने की भी उम्मीद की जा रही है। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने G20 जोहान्सबर्ग समिट में कुल कितनी वैश्विक पहल का अनावरण किया? तो 4 विकल्प है इसमें, 3, 4, 5 या 6। तो ये भी G20 जोहान्सबर्ग समिट में ये 6 वैश्विक पहलों का अनावरण किया गया है, क्योंकि पीएम मोदी ने समिट में 6 बड़ी वैश्विक पहलों का पेश किया, जिनका उद्देश्य वैश्विक विकास और सहयोग को बढ़ाना। प्रधानमंत्री जो कि G20 जोहान्सबर्ग में ये 6 पहलों घोषणा कर दिया इन्होंने। और इन पहलों का मुख्य उद्देश्य जो कि दुनिया को सुरक्षित, तकनीक रूप से सक्षम और जलवायु संतुलित और विकास उन्मुख बनाना। 6 बड़ी वैश्विक पहलों की बात करें, देख लेते हैं इन्हें। इसमें मुख्य पहले हैं, पहला है कि वैश्विक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पहल। इसका है कि पूरी दुनिया में यूपीआई जैसे डिजिटल सिस्टम को फैलाने का प्रयास करना। और दूसरा है कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। इसमें क्या है, इसमें जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। तीसरा है कि वन फ्यूचर अलायंस OFA, ये तीसरा है। इसमें है कि गरीब देशों को जो कि तकनीक, डिजिटल सिस्टम और साइबर सुरक्षा में मदद करना। चौथा है आपका कि वैश्विक वैक्सीन अनुसंधान सहयोग। इसमें है कि भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए जो कि एक संयुक्त रिसर्च नेटवर्क करना। और जो कि पांचवा है जलवायु लचीले शहरों की पहले। इसमें है जलवायु परिवर्तन के खतरे से जो कि शहरों को सुरक्षित बनाना। और छठवां पहल की बात करें तो ये महिला नेतृत्व वाली विकास पहल, ये छठवां है। इसमें है कि महिलाओं के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए वैश्विक सहयोग करना। ये हो गया 6 वैश्विक पहले। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? 4 विकल्प है इसमें, 12,350, 14,490, 19,930 या 14,450। तो 14490 दूसरा विकल्प से हो जाएगा 14,490। इस हेल्पलाइन नंबर को शुरू किया है इसने। ये राष्ट्रीय महिला आयोग जो कि हाल ही में 14,490 नामक ये हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है इसने, 14490। और यह महिलाओं के लिए जो कि सुरक्षा, सलाह और शिकायत दर्ज करने के लिए सुविधा देता है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसने 2025 जो कि लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीता है? 4 विकल्प है, मैक्स वर्स्टप्पन ने, लैंडन नॉरिस ने, आस्कर पियास्त्री ने या श्रेया श्रीवास्तव ने। तो ये भी हाल ही में जो कि 2025 लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। मैक्स वर्स्टप्पन की कुछ और जीत हुई है, जैसे कि इन्होंने F1 US जो कि ग्रैंड प्रिक्स भी जीती है। और ये 2025 जो कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने जीती है। आज का सवाल जो आप लोगों के लिए कि भूटान में हाल ही में आयोजित काल चक्र अभिषेक का उद्घाटन किसने किया है? 4 विकल्प है, दलाई लामा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भूटान के राजा जिग्मे खेसर या संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।